chemistry class. In this session, we discuss periodic classification of elements. ये सेशन कुछ बड़ा होने वाला है। इस सेशन में हम पहले एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए अर्लियर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। अर्लियर कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम पीरियोडिक टेबल किस प्रकार बनाई जाती है उस पर हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो सबसे पहले हमको एलिमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जैसे आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, सिंपलेस्ट एंड प्योर फॉर्म ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड एलिमेंट। कोई भी मैटर अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है और प्योर फॉर्म में है तो हम कह सकते हैं कि वह एलिमेंट है। जैसे सामने कुछ एग्जाम्पल भी आप देख रहे होंगे, आयरन, लेड, टिन, कार्बन, ये सब एलिमेंट्स हैं। Nowadays we know about 118 elements, but in 16th century there are only 60 elements present in nature. To classify them and know their property, scientists try to them classify. Scientists ने इन एलिमेंट्स को दो भागों में क्लासीफाई किया, मेटल और नॉन मेटल। इसके बारे में आप भली भांति परिचित हैं। मेटल्स वह होते हैं जो लस्ट्रस होते हैं, जिनमें चमक होती है। डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है जिनके धागे बनाए जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं। हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज नॉन मेटल। नॉन मेटल्स मेटल्स के अपोजिट होते हैं। ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो 16th सेंचुरी में एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, मेटल एंड नॉन मेटल। आइए कुछ अर्लियर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अर्लियर क्लासिफिकेशन में डोवेनाइनर ट्रायल थ्योरी सबसे पहले आता है। इसको समझने से पहले हमको प्राउड की हाइपोथेसिस परिकल्पना समझनी होगी। प्राउड ने डिस्कवर किया सिंपलेस्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, और उसने उसका एटॉमिक मास अपनी इच्छा से 1 रखा। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, एटॉमिक मास को ऊपर की ओर डिनोट किया जाता है। डुवेनाइनर ने उस समय उपस्थित एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन किया और उसने ज्ञात किया कि जो एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टीज़ के होते हैं उनके एटॉमिक मास में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को यहाँ पर सामने ग्रीन बोर्ड पर दिखाया गया है। कुछ एल्कली मेटल्स सामने लिखे गए हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इनका एटॉमिक मास हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लिखा गया है। The atomic mass of lithium is 7. That indicates that lithium is 7 times heavy than the hydrogen. इसी प्रकार से हम सोडियम और पोटेशियम के लिए भी कह सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23. It indicates that sodium is 23 times heavier than the hydrogen. डुवेनाइनर ने यह ज्ञात किया कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इनकी प्रॉपर्टीज सेम हैं। उस बेस पर उसने एक रूल दिया। उसने ये देखा कि इन प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन निकाला जाए तो उनमें एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को सामने ग्रीन बोर्ड पर समझाया जा रहा है। जैसे लिथियम का एटॉमिक मास 7 है और पोटेशियम का
एटॉमिक मास 39 है। इन दोनों का यदि हम अर्थमेटिक मीन निकालें तो वह 23 आता है, जो कि सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल है। तो इस प्रकार ड्रूवे राइनर ने उस समय उपस्थित सेम प्रॉपर्टीज शो करने वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के बेस पर यह देखा कि एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनके एटॉमिक मास में एक रिलेशन होता है। आइए ड्यूवे राइनर के ट्रायल थ्योरी को दूसरे एस्पेक्ट में समझते हैं। यहाँ पर हमने सेम प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट्स का एक ग्रुप ले रखा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। ड्यूवे राइनर ने ये देखा कि बेरिलियम और कैल्शियम के एटॉमिक मास का यदि हम अर्थमेटिक मीन ज्ञात करें तो वह मैग्नीशियम के एटॉमिक मास के इक्वल आता है। ग्रीन बोर्ड पर आप देख रहे होंगे कि बेरिलियम और कैल्शियम के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन मैग्नीशियम के एटॉमिक मास के इक्वल है। ये ड्यूवे राइनर थ्योरी को एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इस बार हमने हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स ले रखे हैं। हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। यदि हम क्लोरीन और आयोडीन का अर्थमेटिक मीन ज्ञात करें तो वह ब्रोमीन के एटॉमिक मास के इक्वल आता है। तो आपने देखा कि एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड हैलोजन्स के हमने तीन एलिमेंट्स के इस प्रकार सेट बनाए कि इनकी प्रॉपर्टी सेम है। हमने ये देखा कि यदि हम पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन ज्ञात करते हैं तो वह सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आता है। इस बेस पर ड्यूवे राइनर ने अपना ट्रायल थ्योरी दी, जो आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे और आप इसको नोट डाउन भी कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू ड्यूवे राइनर ट्रायल थ्योरी, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स नोन एज ट्राइड्स। 3 एलिमेंट्स का जो ग्रुप होता है उसको ट्राइड्स कहते हैं और इन एलिमेंट्स को हमने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड बीइंग इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। यदि हम ट्राइड के पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन ज्ञात करें तो वह सेकेंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर 3 एलिमेंट्स के 3 ग्रुप बनाए और एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखने का प्रयास किया, लेकिन ड्यूवे राइनर का यह प्रयास थोड़ा ही सफल हुआ। यह केवल 3 ग्रुप पर ही अप्लाई होता है, एल्काइल मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड हैलोजन्स, और किसी ग्रुप पर ये ट्रायल थ्योरी अप्लाई नहीं होती है। यही इस ट्रायल थ्योरी की लिमिटेशन है। आपने ड्यूवे राइनर ट्रायल थ्योरी को समझ लिया। आइए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आप ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, जो कि न्यूलैंड के द्वारा दिया गया। इसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं। ऑक्टेव का मतलब होता है 8। In 1864, Newlands found that properties of every 8th element are similar to the property of the first element. न्यूलैंड ने ये देखा कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी के समान होती है।
अपनी इस बात को समझाने के लिए उन्होंने एक लॉ दिया जिसे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when elements are arranged in the order of increasing atomic mass, the property of the eighth element are a repetition of the property of the first element। आइए इसको हिंदी में समझते हैं। उन्होंने बताया कि जब हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो एवरी एट एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी के इक्वल होती है। सामने आप इसे ग्रीन बोर्ड पर समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने लिथियम से लेकर के कैल्शियम तक के एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। आइए इसको ग्रीन बोर्ड पर समझते हैं। सामने आप देख सकते हैं कि ग्रीन बोर्ड पर हमने लिथियम से लेकर कैल्शियम तक के एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये 7 एलिमेंट्स एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये 7 एलिमेंट्स एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। और उसके बाद पोटेशियम और कैल्शियम। आप देख सकते हैं कि 7th एलिमेंट के बाद जो 8th एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के समान होती है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट के बाद जो 8th एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टी समान होती है। जैसे यहाँ पर ग्रीन बोर्ड पर आप देख रहे होंगे, लिथियम के नीचे सोडियम, पोटेशियम, ये एक ग्रुप में अरेंज है, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। इसी प्रकार से अगला ग्रुप जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी प्रॉपर्टी एक समान आती है। आइए न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल की लिमिटेशंस की बात करते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन, दिस रूल ओनली अप्लाई अप टू कैल्शियम। ये रूल केवल कैल्शियम तक ही अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन पर ये रूल अप्लाई नहीं होता है। सेकेंड, न्यूलैंड्स एज्यूम दैट 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर। न्यूलैंड ने बताया कि 56 एलिमेंट नेचर में प्रेजेंट हैं, लेकिन वह अपनी रूल इन सभी 56 एलिमेंट पर अप्लाई नहीं कर सके। थर्ड, ड्यूवेनाइनर्स ट्रायल थ्योरी आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन। यदि हम यहाँ पर न्यूलैंड के बनाए हुए कॉलम्स देखते हैं तो उन पर ड्यूवेनाइनर की ट्रायल थ्योरी भी अप्लाई होती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, इन पर भी ड्यूवेनाइनर ट्रायल थ्योरी अप्लाई होती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज मैंडलीज पीरियोडिक लॉ। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मैंडली पीरियोडिक लॉ पर डिपेंड है। मैंडली पीरियोडिक लॉ को समझने के लिए सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखे हुए टर्मिनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। इनको आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीटेड, बार बार दोहराना। पीरियोडिक टेबल ये एक चार्ट होता है। जब हम इस पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे तो आपको सामने लिखे हुए 2 प्रकार की लाइंस दिखेंगी, एक वर्टिकल कॉलम्स और सेकंड हॉरिजॉन्टल रोज। वर्टिकल कॉलम्स अप टू डाउन चलते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल रोज लेफ्ट टू राइट चलती हैं। वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप कहते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं। जब हम मैंडली पीरियोडिक लॉ पर बेस मैंडली पीरियोडिक टेबल की स्टडी करेंगे तो ये टर्म वहाँ पर बहुत यूजफुल होगी। आप इसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंडली पीरियोडिक लॉ पर जो टेबल डिपेंड है उसमें एलिमेंट, एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर बेस हैं। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा गया है, जबकि मैंडली पीरियोडिक लॉ पर डिपेंड मैंडली पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर डिपेंड है। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस है, जबकि
मैनली पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पर डिपेंड है। ये है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को एक साथ एक ग्रुप में रखने को बताती है। मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने देखा कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर एट रेगुलर इंटरवल। इसका मतलब ये है कि जब मेंडलीव ने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो उन्होंने ये देखा कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बार बार रिपीट होती हैं, पुनः पुनः दोहराई जाती हैं। इस बेस पर उन्होंने एक रूल दिया जिसको मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेंडलीव पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, इसे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इस पीरियोडिक टेबल को आपको याद नहीं करना है, ये केवल आपकी नॉलेज के लिए है। इस पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल्स रोज को पीरियड्स कहते हैं, इनमें लेफ्ट टू राइट की ओर चलते हैं। वर्टिकल कॉलम्स अप टू डाउन, इनको ग्रुप्स कहते हैं। आप सामने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से 6 पीरियड्स हैं। इनमें लेफ्ट टू राइट की ओर चलते हैं। सेकंड पीरियड में यदि हमको चलना है तो हम लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। अप टू डाउन 8 कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं। इन ग्रुप्स को अप टू डाउन पढ़ते हैं। फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकंड ग्रुप बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो आपने जाना कि इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 6 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स में आप ऊपर देख रहे होंगे ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स के रूप में ये लिखे गए हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि प्रत्येक एलिमेंट से रिएक्ट हो जाते हैं, उनसे कंबाइन कर जाते हैं और कंपाउंड बना लेते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। इनसे मिलकर के हम कंपाउंड बनाएंगे। तो एक ग्रुप के एलिमेंट को हमने R से डिनोट किया है और ऑक्सीजन के साथ उसका ऑक्साइड बना दिया है। जिस ग्रुप में जो एलिमेंट है वही उसकी वैलेंसी है। सामने आप देख सकते हैं फर्स्ट ग्रुप की ऑक्साइड के साथ जो कंपाउंड बना R2O और हाइड्राइड के साथ जो कंपाउंड बना RH। सेकंड ग्रुप का ऑक्साइड के साथ जो कंपाउंड बना RO और हाइड्राइड के साथ जो कंपाउंड बना RH2। इसी प्रकार आप आगे की ओर देख सकते हैं थर्ड ग्रुप में ऑक्साइड के साथ जो कंपाउंड बना R2O3, हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बना RH3। फोर्थ ग्रुप में ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बना RO2, हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बना RH4। फिफ्थ ग्रुप में ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बना R2O5, हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बना RH3। सिक्स ग्रुप में ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बना RO3, हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बना RH2। जबकि सेवेंथ ग्रुप में ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बना R2O7, हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बना RH। यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनते हैं उनको ऑक्साइड कहते हैं, हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनते हैं वह हाइड्राइड कहलाते हैं। ये कंपाउंड किस प्रकार बनते हैं इसको एक अलग सेपरेट वीडियो में समझाया जा चुका है। आप उस वीडियो को देख करके एलिमेंट्स के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले ऑक्साइड और हाइड्राइड कंपाउंड के बारे में समझ सकते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जिस ग्रुप में जो एलिमेंट है वही उसकी वैलेंसी है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। लिथियम को यदि हम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके उसका हाइड्राइड बनाएंगे तो हाइड्रोजन की वैलेंसी को हम लिथियम के ऊपर लिख देंगे और
लिथियम की वैलेंसी को हम हाइड्रोजन के साथ लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा लिथियम के साथ हाइड्राइड बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स की ऑक्साइड बनाएं तो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ये एलिमेंट के साथ लग जाएगी और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी 3 वह ऑक्सीजन के साथ लग जाएगी। इस प्रकार जो कंपाउंड बनेंगे R2O3। इसी प्रकार से फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी 5 है जो हमने ऑक्सीजन में लगा दी, और ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो 2 है जो हमने फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट के साथ लगा दी। इस प्रकार जो ऑक्साइड बना R2O5। सिक्स ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी 6 है जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। इस प्रकार जो कंपाउंड बना R2O6, इसको सॉल्व करके R2O3 के रूप में लिख देंगे। इस प्रकार हम ऑक्साइड्स बना सकते हैं। आइए हाइड्रोजन के साथ डिफरेंट ग्रुप एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन करके कंपाउंड बनाते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है जबकि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी भी 1 होती है। दोनों कंबाइन करके RH कंपाउंड बनाएंगे। सामने आप उसका हाइड्राइड देख सकते हैं। इसी प्रकार से सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। इस प्रकार सेकंड ग्रुप के हाइड्राइड RH2 टाइप्स होंगे जबकि थर्ड ग्रुप के हाइड्राइड RH3 टाइप होंगे। फोर्थ ग्रुप के हाइड्राइड RH4 टाइप होंगे। फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी 3 होती है जो कि हमने हाइड्रोजन पर लगा रखी है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है जो कि हमने फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स पर लगा रखी है। इस प्रकार फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स RH3 टाइप्स हाइड्राइड बनाएंगे। सिक्स ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 होती है जो हमने हाइड्रोजन पर लगा रखी है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है जो हमने सिक्स ग्रुप एलिमेंट पर लगा रखी है। इस प्रकार सिक्स ग्रुप के एलिमेंट RH2 प्रकार के हाइड्राइड बनाएंगे। सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट्स इनकी वैलेंसी 1 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। इस प्रकार बनने वाले जो सेवंथ ग्रुप एलिमेंट्स हाइड्राइड हैं वह RH टाइप। आप मैनली पीरियोडिक टेबल की स्टडी कर चुके हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसको याद नहीं करना है, ये आपकी नॉलेज के लिए है। आई होप डैट यू बेटर अंडरस्टैंड द मैनली पीरियोडिक लॉ एंड मैनली पीरियोडिक टेबल। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम उसमें मैनली पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की स्टडी करेंगे।